नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 1 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1 अक्टूबर के महत्वपूर्ण न्यूज़ और एडिटोरियल्स को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें पहला है आर-एन-डी को लेकर के कि 2047 तक जो हमने लक्ष्य रखा है विकसित भारत बनने का, उसमें आर-एन-डी जो है महत्वपूर्ण रोल निभाएगा और इस डेवलपमेंट का एक तरह से ये बेस तैयार करेगा। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है वर्कलोड के कारण कुछ सुसाइड के केसेस देखने को मिले हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है ट्रेन हादसे को किस तरह से रोक सकती है और हाल के समय में कुछ अनसोशल एक्टिविटीज़ जो देखने को मिली है उसको हम किस तरह से निपट सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसके अलावा 8 जो कोर सेक्टर है उसमें 3.5 साल के बाद एक नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इंदौर ने जिस तरह से एक मानक स्थापित किया है स्वच्छता को लेकर के, इसके जो भी पक्ष हैं उस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरीज के रूप में यदि देखें तो एक बीटेक के छात्र, बीटेक में एडमिशन लेना था इनको आईआईटी धनबाद में, दलित छात्र हैं, तो इनका जो है एडमिशन में थोड़ा सा लेट हो गया था पैसा का अभाव के कारण। 17,000 कुछ रुपये, 17,500 रुपये इनको समय पर नहीं चुका पाए थे। इनके कारण क्या है कि उनका एक तरह से जो एडमिशन था रद्द कर दिया गया था, एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो ये जो है झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट में इन्होंने अपना रुख किया था, वहाँ पे इनको कुछ सही डिसीजन नहीं मिल पाया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के माध्यम से, जो सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्ति का एक तरह से असाधारण शक्ति देता है न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करने का, उस आर्टिकल का उपयोग किया सुप्रीम कोर्ट ने, अनुच्छेद 142 का। और इसके माध्यम से, इस अनुच्छेद के माध्यम से इस छात्र को एडमिशन के लिए यहाँ पे एक तरह से अनुमति दी गई कि इनको एडमिशन लिया जाए इनका आईआईटी धनबाद में। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक तरह से मोटिवेशनल न्यूज़ था और आर्टिकल 142 के बारे में हमको यहाँ पे जानकारी थोड़ी सी मिली। ठीक है, तो देखते हैं जो आज का पहला टॉपिक है इसमें कि आर-एन-डी जो है उन्नति का आधार है। WIPO द्वारा, WIPO मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। इसमें 133 अर्थव्यवस्था में से भारत जो है 39वां स्थान प्राप्त किया है। 2015 में 81 नंबर पे था। तो यह भारत किस तरह से अपनी वृद्धि या इसकी प्रगति हो रही है, ये जीआई रैंकिंग ये दर्शाता है। और इसमें वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम की उपलब्धि जो है ये इसमें निहित दिख रही है, वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम। ठीक है, इस रैंकिंग के माध्यम से भारत निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में पहले स्थान पर रहा, जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत के प्रमुख शहर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में सूचीबद्ध है। तो ये WIPO का जो यहाँ पे सूचकांक जारी किया गया है, इसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया है। भारत जो है 39 नंबर रैंक प्राप्त किया है। 2015 में 81वां नंबर पर था। तो ये बता रहा है कि किस तरह से हम इनोवेटिव इकोसिस्टम को तैयार करके हम जो अपनी रैंकिंग में सुधार ला रहे हैं। इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे रहा है। इसके अलावा स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर, यूके दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मतलब नोवेनवेसी अर्थव्यवस्थाएं इनोवेटिव इकोनॉमिक्स हैं, जबकि चाइना, तुर्की, भारत, वियतनाम और फिलीपींस पिछले एक दशक में सबसे तेजी से ऊपर उठने वाले देश हैं। तो यदि हम बौद्धिक संपदा, शोध और नवाचार से जुड़े अन्य वैश्विक संगठन की रिपोर्ट भी देखें तो भारत इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा यानी आईपी सूचकांक 2024 में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वां नंबर पर था। ठीक है, तो आईपी जो सूचकांक है उसमें भारत जो है दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42 नंबर पे है। अब यह और अच्छे से स्पष्ट हो गया कि शोध एवं नवाचार तथा बौद्धिक संपदा की दुनिया में भारत की रैंकिंग दर्शा रही है कि भारत इनोवेशन का हब बनता जा रहा है और भारत में शोध नवाचार को बढ़ाने में डिजिटल ढांचा की एक अहम भूमिका है। भारत आईटी सेवा निर्यात, वेंचर कैपिटल हासिल करने में लगातार आगे बढ़ रहा है। विज्ञान और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट तैयार करने में भी दुनिया में आगे है। भारत के उद्योग कारोबार समय के साथ तेजी से आधुनिक हो रहे हैं। जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि कृषि से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए भारत ने जिस तरह से साइंस एंड टेक का जो एक आधार है उसका उपयोग किया है, इससे भारत कृषि विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगस्त में ही कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी 61 फसलों की 109 नई उन्नत किस्मों से कृषि नवाचार का एक नया अध्याय लिखा गया है। तो कितनी नई उन्नत की किस्मों को यहाँ पे लाया गया है? 109। ठीक है, तो शोध और नवाचार के मद्देनजर भारत ने कारोबारी विशेषज्ञता, रचनात्मकता, राजनीतिक और संचालन से जुड़ी स्थिरता, सरकार की प्रभावशीलता जैसे क्षेत्रों में अच्छे सुधार किए हैं। इसके साथ ही घरेलू कारोबार में सुगमता और विदेशी निवेश जैसे मानक में भी सुधार हुआ है।
तो ये सुधार के क्षेत्र बताए जा रहे हैं कि भारत ने जो है कारोबारी विशेषज्ञता, राजनीतिक स्थिरता, रचनात्मकता और सरकार की प्रभावशीलता जैसे जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी सुधार किया है। इसके अलावा कारोबार की सुगमता और विदेशी निवेश जैसे मानक में भी सुधार हुआ है। इस यात्रा में अपार ज्ञान पूंजी, स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न, पेटेंट वृद्धि, घरेलू उद्योग विविधीकरण, हाईटेक विनिर्माण और सार्वजनिक तथा निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए प्रभावी कार्यों के साथ साथ अटल इनोवेशन मिशन की भी अहम भूमिका रही है। तो ये जो रैंकिंग में सुधार आया, इसमें किसका क्या क्या रोल है ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हम किस तरह से इस रैंक में हम सुधार ला पाए हैं। तो यूनिकॉर्न हो या पेटेंट वृद्धि हो, घरेलू उद्योगों का जिस तरह से विविधीकरण हुआ है और R&D के लिए जो भी निजी और सार्वजनिक संस्थान जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अटल इनोवेशन है, इसकी जो भूमिका है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन अभी 26 सितंबर को यहाँ पे सुपर कंप्यूटिंग मिशन को शुरू किया गया था। तो इसके अंतर्गत 130 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेश में विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया। तो सुपर कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की यह बड़ी पहल है। इन सुपर कंप्यूटर को अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए पुणे, दिल्ली, कोलकाता में लगाया गया है। मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली को भी उद्घाटन किया गया है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि बौद्धिक संपदा, शोध, नवाचार के बहुआयामी लाभ होते हैं और इनके आधार पर ही उद्यमी किसी देश में निवेश संबंधी निर्णय लेते हैं। तो जो IP है और R&D है, ये निवेश से भी जुड़ा हुआ है, ये निवेश को प्रोत्साहित करता है। विभिन्न देशों की सरकारें भी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ध्यान में रखकर अपने व्यापारिक रिश्तों के लिए नीतियाँ बनाती हैं। तो भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्र में शोध और विकास जबरदस्त स्टार्टअप माहौल के चलते अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी से बड़ी कंपनियां अपनी ग्लोबल इन हाउस सेंटर तेजी से शुरू करती हुई दिखाई दे रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तेजी से बढ़ने से भारत में दिग्गज वैश्विक फाइनेंस और कॉमर्स कंपनियां अपनी पैठ बढ़ा रही है। तो बौद्धिक संपदा, शोध, नवाचार की अहमियत को समझते हुए सरकार को भी इस क्षेत्र में और प्राथमिकता देनी चाहिए और दे रही है। तो फिलहाल भारत में R&D पर GDP का सबसे बड़ी समस्या यही है कि R&D पर GDP का हमारा 0.67% ही व्यय होता है, जबकि वैश्विक औसत 2% है। तो 6 से 7 दशक पूर्व अमेरिका ने R&D पर भारी खर्च किया। IT, संचार, दवा, अंतरिक्ष, अन्वेषण, ऊर्जा और तमाम क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। तो R&D जो है एक तरह से शक्तिशाली देश बनने का एक तरह से बेस है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है अमेरिका का कि किस तरह से 60 से 70 के दशक पूर्व में अमेरिका ने इन पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था। तो उम्मीद करें कि सरकार GII की 39वीं रैंकिंग को नई ऊंचाई पर ले जाएगी और साथ ही निजी क्षेत्र द्वारा भी देश के तेजी विकास और आम आदमी के आर्थिक सामाजिक कल्याण के मद्देनजर दुनिया के विभिन्न विकसित देशों की तरह बौद्धिक समझ, शोध नवाचार पर अधिक धनराशि व्यय करने की रणनीति अपनाई जाएगी। तभी हम विश्व से 41 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल R&D को लेकर यहाँ पे चर्चा था और क्या क्या पक्ष हैं इसके, उस पर हमने चर्चा किया। इसमें एक जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी हम R&D पे मात्र अपने GDP का 0.67% खर्च कर रहे हैं, जबकि वैश्विक औसत जो है वो लगभग 2% है। तो इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार इस पर काफ़ी कोशिश कर रही है। अब देखिए वर्कलोड जो है सुसाइड का एक तरह से कारण बनता जा रहा है धीरे धीरे। अभी आज का ही एक न्यूज़ था, एक तुषार सक्सेना या क्या नाम है उनका, उन्होंने सुसाइड किया। ये बजाज फाइनेंस में वर्किंग थे और कहा जा रहा है कि 45 से 47 दिनों तक ये सही से प्रॉपर नींद नहीं ले पाए थे और फिर ये चीज़ जो है उनके लिए सुसाइड का एक कारण बन गया। उसी तरह से अभी हाल ही में पुणे में एक ऐसा केस देखने को मिला था। CA थी अन्ना सेबेस्टियन, वर्कलोड के कारण मौत हो गई उनकी। तो इस घटना के बाद से कार्यस्थल पर बेहतर कामकाज का माहौल रखने की चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। अन्ना से दफ्तर ही नहीं बल्कि घर में आने के बाद भी बहुत काम कराया जाता था, जिसके कारण उनकी सेहत बिगड़ती चली गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे अधिक काम करने वाले देशों में शामिल है। यहाँ औसतन जो है 47 घंटे सप्ताह में जो है कर्मचारी काम करते हैं, जबकि 51% से जो अधिक कर्मचारी हैं 49 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं एक सप्ताह में। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले देशों में भूटान पहले नंबर पर है। वो वहाँ लगभग 61% जो आबादी है 49 घंटे से अधिक काम करती है। वहीं दुनिया में सबसे कम घंटे पे काम करने वाला जो है बनातू है। तो वहाँ के कर्मचारी सप्ताह में महज 25 घंटे काम करते हैं। तो सिर्फ 4% लोग ही हफ्ते में 49 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पर बनातू में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ, नीदरलैंड में जो कर्मचारियों का घंटा है वो 32 घंटा है, नॉर्वे में 34 घंटा है, जर्मनी में इस तरह से 34-35 घंटे के आसपास में, सिंगापुर में 43 घंटा है। तो इन देशों में वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो हमारे यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस की काफ़ी कमी है। ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि वे बड़ी कंपनी में नौकरी करके अपने परिवार की आर्थिक रूप स्थिति को मजबूत करें और बड़ी कंपनी उन्हें अच्छा वेतन तो देती है, लेकिन कर्मचारी का दिन रात सब कंपनी के होते हैं। तो इस दौरान अत्यधिक काम करने का दबाव होता है, परिणामस्वरूप उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
असुरक्षित, तनावपूर्ण और शोषण वाला कामकाजी माहौल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और तनाव रहित कामकाजी माहौल सुनिश्चित करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है। कार्यस्थल पर मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आना होगा। उन पर काम का अधिक दबाव बनाने से बचना होगा ताकि वे उचित समय पर भोजन और पर्याप्त नींद ले सकें। वहीं कर्मचारी भी जब बहुत व्यस्त या तनावग्रस्त हों तो अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए नहीं कहना सीखें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। आप नहीं नहीं कहना व्यक्ति को आना चाहिए कि ये काम नहीं हो पाएगा, आप अधिक वर्कलोड के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें कही जानी चाहिए। तो इसके अलावा निजी कार्यालयों में सप्ताह में केवल 5 दिन और 8 घंटे का काम तय होना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ कहा जा रहा है कि निजी कार्यालय में सप्ताह में केवल 5 दिन और 8 घंटे का काम होना चाहिए, मतलब 40 घंटे वर्क का यहाँ पे बात कही जा रही है। तो यह न केवल कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है। निश्चित रूप से इस पक्ष पे सोचने और विचारने की जरूरत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों का, 47 घंटे के आसपास इंडिया जो है भारतीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो ये क्या है कि वर्क लाइफ बैलेंस को एक तरह से नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके कारण ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज़ है, तकनीक से थमेंगे ट्रेन हादसे। देखो टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही एक अहम रोल निभाता है कई कई सारे एक्सीडेंट्स को रोकने में। इसी में यदि रेलवे को यदि देखा तो यह भारत का एक तरह से जो इकोनॉमी है उसका एक लाइफ लाइन है। और यह जो भारतीय रेलवे है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल तंत्र है। यहाँ 1,26,000 के आसपास किलोमीटर यहाँ पे पटरियाँ हैं जो आर्थिक और रोजमर्रा गतिविधियों के लिए काम करती है। तो इसके अलावा बहुत सारे स्टेशन हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 7335 स्टेशन परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरीन स्मारक है। तो देश में हर दिन 14 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जा रही है और पिछले साल ही 5300 किलोमीटर नई पटरियाँ बिछाई गई है। ठीक है। जो वस्तुओं के परिवहन में मालगाड़ी की हिस्सेदारी लगभग 33% है। ऐसे में भारतीय रेल का तकनीक के साथ कदम ताल मुसाफिरों की सुरक्षा और देश की आर्थिकी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हाल के दिनों में पटरियों को क्षतिग्रस्त करने के कई सारे मामले आए देखने को मिले थे, जिसमें पटरियों पर गैस सिलेंडर, साइकिल, ये सब पत्थर और लोहे के रडे सब देखने को मिले थे। हालांकि ये हाथ से टल गए, लेकिन इस पर तकनीक के माध्यम से इसको किस तरह से हम इसको रोक सकते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारतीय रेलवे में कई सारे एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं, कोलिजन की घटनाएं देखने को मिलती है। तो उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाने चाहिए, टेक्नोलॉजी को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। तो भारतीय रेलवे में कवच, स्मार्ट लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक ट्रैक, इको स्मार्ट कोच के रूप में स्वदेशी तकनीकों को अपनाया जा रहा है। कवच से पहले 1986 में एक्सिलरी वार्निंग सिस्टम पश्चिमी रेलवे में प्रयोग किया गया था, बाद में इसको हटा लिया गया क्योंकि इसमें कॉपर से बने उपकरण होते थे और जिनकी चोरी भी होती थी। हालांकि ये जो उपकरण थे, कॉपर से बने उपकरण, ये संकेत को पार करने की स्थिति में बचाव में सहायक होते थे, लेकिन डिवाइस को चोरी होने की समस्या के कारण इसको हटा लिया गया था। काफ़ी महंगे भी थे। 2006 में एंटी कोलिजन डिवाइस को लेकर के पूर्वोत्तर रेलवे में इसको स्थापित किया गया, एंटी कोलिजन डिवाइस। तो ये भी सुरक्षा मानक पर खरी नहीं उतरी। उसके बाद 2012 में ककोटकर कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेडियो आधारित ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम कवच को लाया गया। तो कवच क्या है? रेडियो आधारित ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम है। कवच को भारतीय रेलवे ने पाया और 14-15 में पायलट परियोजना के रूप में इसको चालू किया गया। फिर 15-16 में यात्री ट्रेन में भी इसका परीक्षण किया गया। 17-18 में कवच स्पेसिफिकेशन 3.2 को अंतिम रूप दिया गया। 20-21 में कवच को ATP घोषित किया गया, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इसे बोलते हैं। तो 2020 ये कवच एक्चुअली में क्या है? ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। मेट्रो जो सर्विसेज होती है, मेट्रो में भी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगे होते हैं। इसके कारण जो कोलिजन, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कोलिजन की संभावना ना के बराबर है लगभग मेट्रो के अंदर भी। तो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम में यही है कि यहाँ पे 17 मीटर की दूरी पे जो दूसरी ट्रेन को डिटेक्ट कर लिया जाता है और वो ट्रेन सिर्फ रुक जाती है, और ATP प्रोटेक्शन सिस्टम के कारण ही ट्रेनें आगे रन भी करती है। तो कवच जो है एक्चुअली में वो भी ATP सिस्टम ही है। तो अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन ने इसके चौथे संस्करण को भी इसी साल मंजूरी दिया है। तो दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर पर कवच को लगाने का काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। उसमें ऑप्टिकल फाइबर को लगभग बिछाने का काम पूरा हो चुका है और टेलीकॉम टावर भी स्थापित किए गए हैं। 1384 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे कवच से संबंधित उपकरण स्थापित हो चुकी है और अन्य जो है 36,000 किलोमीटर पर कवच को स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। तो इस तरह से देखें तो अगले 5 साल में सरकार 41,000 करोड़ रुपये की निवेश की योजना बनाई है कवच और स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के लिए। और यह मानवीय गतिविधियां, तो जो कवच जो है एक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो मानवीय गतिविधियां जैसे संकेतक की अनदेखी तथा तकनीकी गड़बड़ियों के समय स्वचालित रूप से ब्रेक लगाने और ट्रेन को निर्धारित गति सीमा के भीतर लाने में सहायक है। इससे कई बार बड़े ट्रेन हाथ से टाले जा सकते हैं। इसकी हमने ऊपर भी चर्चा किया था। तो असामाजिक तत्व जो है अन्य कारणों से रेल पटरियों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए भी कई तकनीक को उपयोग में लाया जा सकते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग तकनीक से रेल पटरियों और उपकरणों में लगे जंग, दरार और जोड़ आदि का पता लगाया जा सकता है।
तो जिस तरह से सिलेंडर और रोड रखे जा रहे हैं, तो उसके लिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग तकनीक है, उसके माध्यम से रेल पटरियों में जो जंग लगते हैं, दरार होते हैं, या कुछ उसमें जोड़ा जाता है या कुछ रखा जाता है, तो अल्ट्रासोनिक मशीन क्या है, इसे डिटेक्ट कर लेती है और ध्वनि तरंग का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण रेल पटरियों की जांच संभव हो पाती है। तो इससे रेलवे ट्रैक के आंतरिक ढांचे और वास्तविक तस्वीर मिलने लगती है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित इन मशीनों को सेल कंपनी तैयार कर रही है। तो तो इन उपकरण को सेल बना रहा है। भारतीय रेल का इंजन हुआ स्मार्ट। तो ट्रेन को चलाने के लिए लोकोमोटिव इंजन होते हैं। पूर्वानुमान के आधार पर निगरानी की प्रणाली को मजबूत करने में स्मार्ट लोकोमोटिव की अहम भूमिका होती है। इससे स्वचालित चालक सतर्कता निगरानी प्रणाली विकसित हुई है। स्मार्ट लोकोमोटिव में डाटा सेंसर से एकत्र सूचनाएं डाटा एग्रीगेशन हब में संग्रहित होती हैं। तो स्मार्ट लोकोमोटिव में क्या होता है कि डाटा सेंसर से जो डाटा आते हैं, वो उसका एग्रीगेशन होता है, वहाँ उस हब में एक तरह संग्रहित हो जाती है। तो यह हब डाटा को सर्वर के साथ कैब के अंदर डिस्प्ले पर भेजता है। और एक अन्य नवाचार में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में नाइज बैरियर लगाया जा रहा है। इस रूट पर 260 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। तो बुलेट ट्रेन से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए 1,75,000 रुपये का नॉइज बैरियर एक तरह से स्थापित किया जा रहा है। 2 मीटर ऊंचे और 1 मीटर चौड़े कंक्रीट से बने ये साउंड वाला 840 किलोमीटर वजनी है। ये ट्रेन और उसके आसपास में पैदा होने वाले शोर को नियंत्रित करेंगे। इससे पहियों की रफ्तार में आने वाले शोर को कम किया जा सकेगा। भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के साथ साझेदारी किया है, उसके पास टनलिंग की बेहतरीन तकनीक है। तो इन दिनों देश भर के 1300 रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण भी हो रहा है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते समय मौजूदा व्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। तो ऐसे में मुसाफिर की सुविधाओं को बरकरार रखते हुए रेलवे का कायाकल्प एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए रेल मंत्रालय, उद्योग जगत और निर्धारक में समन्वय आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की ओर बढ़ते कदम, इसमें क्या कहा जा रहा है ये देख लेते हैं। तो रेलवे स्टेशन का पूरा नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग तकनीक से होता है। दुनिया के कई बड़े देशों में रेलवे ने इस तकनीक को 1980 में अपनाया था। अरब में भारत ने इस दिशा में किए जा रहे प्रयास की गति काफी धीमी थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रेल मंत्रालय इसके महत्व को समझते हुए लगभग 7,000 स्टेशन पर पॉइंट्स ऑफ सिग्नल के साथ कंप्यूटर आधारित इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का संचालन शुरू किया है। कई बार कोहरा भी रेलवे हादसे की वजह बनते हैं। इसके लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस कारगर साबित हो रहे हैं। फॉग सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। तो रेलवे ने कोहरे से प्रभावित क्षेत्र में लोको पायलट को इसे मुहैया कराया है। यह लोको पायलट को आने वाले सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग गेट आदि की दूरी जानने में मदद करती है। तो तकनीक का नवाचार की ओर कदम बढ़ाते हुए रेलवे जो है ब्रॉडगेज नेटवर्क पर लगभग 40,000 किलोमीटर विद्युतीकरण का काम पूरा कर चुकी है। 40,000 किलोमीटर का जो है विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। और देश में बिना व्यक्ति वाले रेलवे फाटक की वजह से अक्सर हादसे होते थे, धीरे धीरे इन्हें भी खत्म किया जा रहा है। तो देश में रेलवे ओवरब्रिजों की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। जो पहले 4,000 था, वो लगभग 12,000 हो गई है। तो इसके लिए वित्त वर्ष 24-25 में भी फंड आवंटित किए गए थे। तो उधर रेलटेल साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ कंपनियों की मदद से कार्य कर रही है। वाईफाई और सीसीटीवी सिस्टम समेत कई निगरानी प्रणाली से ट्रेन के डिब्बे के भीतर सुरक्षा के पुख्ता उपाय किए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कॉमन कार्ड की व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो भारतीय रेलवे कवच, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन समेत विभिन्न व्यवस्थाओं में जिस तरह से स्वदेशी तकनीक को अपना रही है, उससे यूरोप, अमेरिका और चीन का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके लिए भारत अपनी महंगी तकनीक अपनाने का एक बड़ा बाजार रहा है। तो ये ओवरऑल रेलवे में जो भी सुरक्षा को लेकर के चिंताएं हैं, उसके ऊपर चर्चा किया, और तकनीक के माध्यम से किस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, उसका स्वदेशीकरण किया जा रहा है, तकनीकों का स्वदेशीकरण हो रहा है। ये बहुत सारे पक्ष यहाँ पे हमने चर्चा किया है। इसके अलावा रेलवे से ही जुड़ा हुआ है कि भारतीय रेलवे की पर्यावरणीय पहल क्या है। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे इस दशक के अंत तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। तो इसके लिए भारतीय रेलवे की पर्यावरणीय पहल में ऊर्जा दक्ष इलेक्ट्रिक इंजन, हेड डाउन जनरेशन प्रौद्योगिकी, एलईडी लाइट, मानकीकृत उपकरणों को बढ़ावा देना प्रमुख है। अनेक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद भारतीय रेलवे के लिए कचरे का निस्तारण एक बड़ी चुनौती है। ट्रेन में सफर के दौरान पटरियों पर नजर दौड़ाने पर आपको प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन का अंबार नजर आता है। तो ट्रेन के भीतर भी सिंगल यूज प्लास्टिक का भी यूज होता है। पानी की बोतल से लेकर खाने पीने के सामान से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक सृजित होती है। इसके निस्तारण के लिए बड़े स्टेशन पर प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन लगाई गई है, लेकिन बेहतर हो कि प्लास्टिक की बोतल के विकल्प तलाशा जाए। कांच की बोतल पुनः उपयोग के लिहाज से प्रभावी हो सकते हैं, पर उनके उपयोग को लागत सक्षम एवं व्यवहारिक बनाना होगा। इसके अलावा 193 रेलवे स्टेशन पर शहरी खनन की सुविधाएं विकसित की गई है। जल शोधन संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र, वेस्ट टू कंपोस्ट तथा 32 जगहों पर ठोस कचरे के निस्तारण के संयंत्र भी स्थापित किए गए। तो देखिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ये सारे जो टेक्नोलॉजी हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे जल शोधन संयंत्र भी है, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, अपशिष्ट उपचार है, वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र है, वेस्ट टू कंपोस्ट है, आदि ठोस कचरे के निस्तारण के संयंत्र लगाए गए हैं। तो भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा की दिशा में भी तेजी से कदम बढ़ाया है। और रेलवे स्टेशन 2637 रेलवे स्टेशन और सुविधा भवनों में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जा चुका है। तो इनसे 177 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। पवन ऊर्जा संयंत्र से भी लगभग 100 मेगावाट बिजली तैयार की जा रही है। तो ट्रेन में बायो टॉयलेट और वैक्यूम टॉयलेट का उपयोग हो रहा है।
इनमें बैक्टीरिया की मदद से मानव मल को पानी और गैस में बदल दिया जाता है। तो ये ओवरऑल रेलवे में तकनीक के माध्यम से जो सारी परिवर्तन की जा रही है उसका हमने यहाँ पे विस्तार से चर्चा किया है। अब देखिए ये रेलवे का है, आपको लग सकता है कि रेलवे का ही यहाँ पे जो टॉपिक है इसको आपने शामिल किया है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है रेलवे का। तो इसमें बहुत सारी तकनीक की चर्चा यहाँ पे की गई है, जो आपके साइंस टेक का जो क्वेश्चन होता है उसमें इसका आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं रेलवे को लेकर के, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के, तकनीक का स्वदेशीकरण को लेकर के, साइंस एंड टेक में इनोवेशन को लेकर के। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हमें सीखने और जानने को मिली है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसके अलावा पर्यावरण में भी किस तरह से तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारे जो पॉइंट्स क्रक्स है एक तरह से हमें यहाँ पे मिले हैं, इसका इस्तेमाल हम किसी दूसरे आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं, तो 3.5 साल बाद जो है एक नकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है 8 कोर सेक्टर में। 8 कोर सेक्टर कौन कौन से हैं? तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। तो ये हमारा 8 कोर सेक्टर है, इसी कारण हमने इसमें चर्चा की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे गए हैं। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ये एनर्जी वाले होंगे। कोयला, कच्चा तेल और गैस, ठोस, लिक्विड और गैस, ये तीनों हो गए। फिर रिफाइनरी उत्पाद, अब जैसे यहीं से जो कच्चा तेल है, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और इस्पात। तो रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, तो कितना हो गया? 3 2 5, अब बाकी 3 हो गए इस्पात, सीमेंट और बिजली। ठीक है, ये हमारा 8 कोर सेक्टर है। तो कहा जा रहा है कि 8 प्रमुख कोर सेक्टर के उत्पादन वृद्धि 3.5 साल बाद अगस्त में एक तरह से नकारात्मक रही है और -1.8 रहा है। इसके पीछे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और सीमेंट बिजली के उत्पादन में गिरावट प्रमुख कारण रहे। जुलाई में उत्पादन की वृद्धि दर 6.1% थी। पिछले साल की समान अवधि की बात करें तो इन कोर सेक्टर की वृद्धि दर 13.4% थी। तो चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान कोर सेक्टर का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि की तुलना में 8% के मुकाबले 4.6% की दर से बढ़ा है। तो 8 कोर सेक्टर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40.27% का योगदान देते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जो है, जो 8 कोर सेक्टर हैं, ये 40% का योगदान देते हैं। और पिछला निचला स्तर जो है फरवरी 21 में 3.3%। ठीक है, कुछ डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगस्त में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और बिजली में क्रमशः 8.1, 3.4, 3.6, 1%, 3%, 5% की गिरावट दर्ज की गई है। तो कहा जा रहा है कोयला में, कच्चा तेल में, प्राकृतिक गैस में, तो कोयला में 8%, कच्चा तेल में भी 3.4%, रिफाइनरी उत्पाद में 3.6%, सीमेंट में 1%, बिजली में 3%, इस तरह से गिरावट दर्ज की गई है। तो इस दौरान उर्वरक उत्पादन में 3.2% और इस्पात में 4.2% की वृद्धि हुई है। तो उर्वरक और इस्पात में वृद्धि हुई है, लेकिन बाकी जो 6 सेक्टर वहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। चालू खाता घाटा बढ़कर 9.7 अरब डॉलर हुआ है। तो देखते हैं देश का चालू खाता घाटा अप्रैल जून 2024 में मामूली रूप से बढ़कर 9.7 अरब डॉलर या जीडीपी का 1.1% हो गया है। अच्छा, चालू खाता घाटा जो है बढ़कर हुआ है 9.7 अरब डॉलर, बढ़ा है और ये 9.7 अरब डॉलर हो गया है। तो एक साल पहले इस अवधि में यह 8.9 अरब डॉलर था। ठीक है, तो देश की बाह्य क्षेत्र की मजबूती को दर्शाने वाला यह आंकड़ा जनवरी मार्च तिमाही में 4.6 अरब डॉलर या जीडीपी के सरप्लस के बाद आया है। ठीक है, अभी तो ये आंकड़े जो है अप्रैल जून का है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है वो वहाँ पे हमने देख लिया। ये लगभग जो है चालू खाता घाटा हमारा 1.1% से बढ़ा है और नियम 9.7 अरब डॉलर का हो गया है। तो राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 27% रहा। उसी तरह से देखें चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीने में केंद्र का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 27% रहा। तो लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़े के हिसाब से कुल राजकोषीय घाटा अगस्त अंक तक 4,35,000 करोड़ रुपये था। 23-24 के समान अवधि में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 36% था। तो सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद से 4.9%। हाँ, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डाटा कि सरकार जो है चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कितना रखने का लक्ष्य रखा है? 4.9%, 5% नहीं, उससे 0.1% का, मतलब 4.9%। ठीक है, तो ये आज का हमारा पूरा न्यूज़ और एडिटोरियल जो था इस पर हमने एक तरह से चर्चा कर लिया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ हमें देखने और सुनने को मिली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें कुछ बताएं जो भी इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे विशेष रूप से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।